नमस्कार दोस्तों अपने जो 7 लेसन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज 8वां लेसन स्टार्ट करते हैं। 8वां लेसन है हमारा पादपों में खनिज पोषण। लेसन नंबर 8 है पादपों में खनिज पोषण। जो साथी नए जुड़े हैं वे हमारे YouTube चैनल बायो हब बाई वीरेंद्र सर को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। दोस्तों सभी जीव हैं, कोई भी जीव हो, सभी जीव अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए क्या करते हैं? पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। सभी जीव अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए क्या करते हैं? पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। यानी पोषक पदार्थों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषक पदार्थों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पे जीव 2 प्रकार के। पोषण के आधार पे जीव कितने प्रकार के हैं भाई? 2 प्रकार के। नंबर 1 तो वे होते हैं जो भोजन किसी दूसरे जीवों से ग्रहण करते हैं, जिन्हें हम परपोषी कहते हैं। यानी वे जीव जो कार्बनिक व कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थों को बाह्य स्रोतों से ग्रहण करते हैं। बाह्य स्रोतों से ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परपोषी। यानी वे जीव जो कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थों को क्या करें? बाह्य स्रोतों से ग्रहण करें, उन जीवों को परपोषी कहते हैं। दूसरे वे होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अर्थात वे जीव जो कार्बनिक पदार्थ तो खुद बनाते हैं। वे जीव जो कार्बनिक पदार्थ स्वयं बनाते हैं तथा अकार्बनिक पदार्थों को बाह्य स्रोतों से ग्रहण करते हैं। बाह्य स्रोतों से ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी कहलाते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ बाह्य स्रोतों से ग्रहण करें, वो परपोषी। कार्बनिक पदार्थ तो स्वयं बनाएं व अकार्बनिक पदार्थ बाह्य स्रोतों से ग्रहण करें, ये स्वयंपोषी कहलाते हैं। दोनों ग्रहण करेंगे वो परपोषी, और कार्बनिक पदार्थ स्वयं बनाएंगे और अकार्बनिक पदार्थ अन्य स्रोतों से ग्रहण करेंगे, स्वयंपोषी कहलाते हैं। हाँ जी, अब हम बात करें स्वयंपोषों की, तो इसके अंदर सभी क्लोरोफिल युक्त पौधे एवं प्रकाश संश्लेषी जीवाणु स्वयंपोषी होते हैं और सभी
क्लोरोफिल रहित जीव कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। स्वयंपोषी अकार्बनिक पदार्थों को, स्वयंपोषी हैं वे अकार्बनिक पदार्थों को कहां से ग्रहण करते हैं? मृदा से ग्रहण करते हैं। स्वयंपोषी अकार्बनिक पदार्थों को कहां से ग्रहण करते हैं? मृदा से ग्रहण करते हैं। कहां से ग्रहण करेंगे भाई? मृदा ने। जिसके प्रमाण हैं कुछ वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए, जिनमें प्रमुख रूप से नाम आता है डी सोसर और बोन सेक्स। इनके द्वारा कुछ प्रमाण दिए गए कि भाई अकार्बनिक पदार्थ है वो पौधे कहां से ग्रहण करते हैं? मृदा से। अब खनिज पोषकों के भाई ये जो अकार्बनिक पदार्थ हैं वो मृदा से अवशोषित करते हैं, उसके प्रमाण के लिए कुछ विधियां हैं। जैसे पहली विधि है पादप भस्म विश्लेषण। पादप भस्म विश्लेषण। भस्म का मतलब होता है राख, यानी पादप की राख का विश्लेषण किया जाए। यानी इसमें एक ताजा पौधा लेंगे, एक ताजा पौधा लेंगे और उसको ओवन में 1 या 2 दिन तक, ओवन में 1 या 2 दिन तक 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पे रखा जाएगा। एक ताजा पौधा लेंगे, उसको ओवन में 1 से 2 दिन तक 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाएगा, जिससे पौधे का जो जल है वो वाष्पीकृत हो जाएगा। वाष्पीकृत हो जाता है, यानी उससे पानी है वो बाहर निकल जाता है तथा बचा हुआ भाग अपन तौल लेते हैं। वह शेष पौधे का वजन तौल लिया जाता है। अब उसका हम शुष्क भार, ये जो पानी निकलने के बाद जो पौधे का वजन हो गया उसको हम क्या बोलते हैं? शुष्क भार। अब इस शुष्क भार का क्या करेंगे? शुष्क भार में क्या क्या रहेंगे? शर्करा, लिग्निन, जीव द्रव्य घटक, अनेक कार्बनिक पदार्थ उसमें मौजूद रहते हैं। पौधे में अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्ञात करने के लिए शुष्क नमूने को, इस शुष्क नमूने को क्या किया जाएगा? 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। कितने तापमान पे? 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एक भट्टी के अंदर इसको जलाया जाता है। शुष्क पौधे का जो वजन है उसको 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान पे भट्टी में जलाएंगे, जिससे वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान पे भट्टी में जलाने से इसमें मौजूद CO2 एवं अन्य, जैसे हम देखें अमोनिया व अन्य गैसें जो वाष्पशील प्रकृति की हैं वो उड़ जाती है। इसके अलावा शेष, इनके उड़ने के बाद जो शेष बचा भाग होता है उसे हम पादप भस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप भस्म कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से अवाष्पशील खनिज होते हैं। इसमें क्या है? अवाष्पशील खनिज मुख्य रूप से क्या है? अवाष्पशील खनिज हैं। अब इस पादप भस्म का विश्लेषण करके पौधों में उनकी उपस्थिति देखी जा सकती है
कि भाई इस भस्म के अंदर कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। अब दूसरी बात आती है कि पादप भस्म विश्लेषण जो तकनीक है, वो तकनीक पौधों में तत्वों की उपयोगिता एवं अनिवार्यता का निर्धारण नहीं करती। अर्थात कौन सा तत्व क्या किस तरह से उपयोगी है और उसकी अनिवार्यता है या नहीं है, जरूरी है या वो तत्व नहीं है, ये इसके द्वारा निर्धारण नहीं किया जा सकता। ये तकनीक है अपनी पादप भस्म विश्लेषण। दूसरी आती है बालू संवर्धन प्रयोग। इसमें पौधों को बालू मिट्टी में उगाया जाता है। पौधों को किस में उगाया जाता है? बालू मिट्टी में उगाया जाता है। और यह विधि है वो पादपों की उपयोगिता का निर्धारण करती है, यानी पादपों के अंदर तत्वों की क्या उपयोगिता है इसका निर्धारण करती है। इस विधि के अंदर पादपों को किस में उगाते हैं? बालू मिट्टी के अंदर उगाते हैं। अब सबसे पहले बालू मिट्टी को HCl से निजर्मीकृत करते हैं। बालू मिट्टी को क्या किया जाता है? HCl से निजर्मीकृत किया जाता है। ऐसा करने से बालू मिट्टी के अंदर कोई पोषक तत्व है वो नहीं रहता है, अर्थात खनिज पदार्थ नहीं होते हैं। अब इस बालू मिट्टी को यानी HCl से निजर्मीकृत बालू मिट्टी को जल से धोया जाता है। जल से क्या करते हैं? धोते हैं और धोकर के इसको सुखा देते हैं। इसको क्या कर दिया जाता है? सुखा दिया जाता है। अब इस सूखी हुई बालू मिट्टी को कई गमलों के अंदर ऐसे भर दिया जाएगा। कई गमलों के अंदर भर दिया जाएगा और इनके अंदर पौधे लगा दिए जाएंगे। क्या कर दिए जाएंगे? पौधे लगा दिए जाते हैं। यानी इस बालू मिट्टी को, सूखी हुई बालू मिट्टी को गमलों में भरकर इसमें पौधे लगाते हैं। और कुछ पौधों में तो पानी के साथ, कुछ पौधों में पानी के साथ पोषक तत्व देते हैं, तथा कुछ पौधों में क्या किया जाता है? पानी के साथ पोषक तत्व तो देते हैं, लेकिन एक या अधिक पोषक तत्व की क्या रखी जाती है? एक या अधिक पोषक तत्व की कमी रखी जाती है। अब उस पोषक तत्व की कमी के कारण उस पौधे के अंदर लक्षण उत्पन्न होंगे। ऐसे पौधों को अपन अपूर्ण पौधे कहेंगे। क्या कहेंगे? अपूर्ण पौधे। यानी कुछ पौधों में तो सारे पोषक तत्व देंगे, कुछ पौधों में एक या अधिक पोषक तत्व की पानी के साथ कमी रखी जाएगी। और कमी के कारण भाई पौधों के अंदर उस तत्व की कमी से जो लक्षण उत्पन्न होंगे, अर्थात जिन पौधों में एक या अधिक पोषक तत्व की कमी रखी गई है उन पौधों को क्या कहा जाता है? अपूर्ण पौधे कहते हैं। अब पोषक पदार्थों के घोल में वृद्धि एवं न्यूनता के लक्षणों का हम अवलोकन करके उसका अध्ययन कर लिया जाता है। अब किस तत्व की कमी के कारण कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है। अब देख समझना, बालू संवर्धन प्रयोग में ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसको HCl से धो, फिर उसके बाद में जल से धो, फिर उसको सुखाओ। इसके स्थान पर, बालू के स्थान पर आजकल क्या करते हैं? सीधा ही बालू के स्थान पर क्वार्टज प्लास्टिक चिप्स या वर्मी कुलाइट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कृत्रिम मृदा भी बोलते हैं, का उपयोग किया जाता है। आजकल बालू के स्थान पे किसका उपयोग करते हैं? क्वार्टज प्लास्टिक चिप्स, वर्मी कुलाइट, या फिर इसको अपन
कृत्रिम मृदा भी बोल देते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। कई बार पूछता है प्रश्न कि वर्मीकुलाइट क्या है, वर्मीकुलाइट किसे कहते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट ये नीट में या आपके और कंपटीशन एग्जामों में वर्मीकुलाइट के बारे में पूछा जाता है कि वर्मीकुलाइट क्या है। तो आप पहला तो क्या हो गया, ये एक प्रकार की कृत्रिम मृदा है, यानी इसका भार हल्का, यानी यह हल्के भार वाली, हल्के भार वाली रसायनों के प्रति अक्रिय, रसायन अक्रिय, अधिक जल अवशोषण करने वाली, अधिक जल अवशोषण करने वाली, ऊष्मारोधी, ऊष्मारोधी क्या है, कृत्रिम मृदा है। क्या है भी, कृत्रिम मृदा है। वर्मीकुलाइट क्या है, हल्के भार वाली, रसायन अक्रिय, अधिक जल अवशोषण करने वाली, ऊष्मारोधी कृत्रिम मृदा है, जिसका उपयोग, ये जो संवर्धन प्रयोग होते हैं पोषक तत्वों के लिए, भाई पोषक तत्वों की उपयोगिता का निर्धारण करने के लिए संवर्धन प्रयोग होते हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। वर्मीकुलाइट में या इस विधि को, वर्मीकुलाइट में पौधे बोने की क्रिया को, या इस तरह की, भाई इस मृदा के अंदर अपन पौधे बोएंगे, इस प्रक्रम को वर्मीकुलोपोनिक्स भी कहते हैं। वर्मीकुलोपोनिक्स भी कहा जाता है। आपसे पूछे वर्मीकुलाइट क्या है, तो वर्मीकुलाइट तो हल्के भार वाली, रसायन अक्रिय, अधिक जल अवशोषण व ऊष्मारोधी कृत्रिम मृदा है। और अगर आपसे पूछे वर्मीकुलोपोनिक्स क्या है, तो आप क्या कहोगे, वर्मीकुलोपोनिक्स वर्मीकुलाइट में पौधे उगाने की प्रक्रिया है, या वर्मीकुलाइट में पौधे उगाने के प्रक्रम को ही वर्मीकुलोपोनिक्स कहते हैं। तीसरा हमारा प्रयोग आता है जल संवर्धन प्रयोग। तीसरा हमारा प्रयोग है जल संवर्धन प्रयोग। नंबर 3, जल संवर्धन प्रयोग। हाँ भाई, जल संवर्धन प्रयोग क्या है, यहाँ पे अपन बालू संवर्धन के अंदर बालू का उपयोग कर रहे थे। अब जल संवर्धन प्रयोग में बालू का उपयोग, बालू का उपयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, यानी बालू का उपयोग नहीं करते हैं। क्या किया जाता है इसमें, सीधे ही पौधे की जड़ों को, सीधे ही पौधे की जड़ों को क्या करेंगे, अपन पोषक तत्वों के घोल में, जड़ों को पोषक तत्वों के घोल में डुबा देते हैं। यानी बालू का उपयोग ना करके सीधे ही पौधे की जड़ों को पोषक तत्वों के घोल में डुबा दिया जाता है। अब इस घोल में यदि O2 की कमी है, यानी इस घोल में O2 की कमी होगी। अब इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे कि एक, जैसे ये अपन ने घोल बनाया, इसमें ये पौधा डुबा दिया अपन ने, इसकी जड़ें। अब पौधे को O2 की आपूर्ति करनी है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इन जड़ों के पास एक नली डालेंगे और इस नली के माध्यम से O2 प्रवाहित की जाएगी। इस नली के माध्यम से क्या दी जाएगी, O2 इस घोल के अंदर प्रवाहित की जाती है। इस विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो पहले आया था वर्मीकुलोपोनिक्स, यानी वर्मीकुलाइट में पौधे उगाने की प्रक्रिया, और हाइड्रोपोनिक्स यानी पौधों को
बालू के स्थान पे सीधे ही पोषक तत्व, पौधों की जड़ों को सीधे ही पोषक तत्वों के घोल में डुबाए जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व, यानी पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व। पौधों के कौन कौन से पोषक तत्व अनिवार्य होते हैं, यानी पादप खनिज पदार्थ कहाँ से प्राप्त करते हैं? मृदा से। पादप खनिजों को कहाँ से ग्रहण करते हैं? मृदा से। अब हम बात करें कि मृदा में लगभग कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी लगभग 105 या इससे अधिक जो खोजे जा रहे हैं लगातार, लगभग कितने? 105 है मान लो, और भी ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि लगातार खोज जारी है। तो 105 तत्वों में से पादपों में अब तक 60 तत्व पाए गए। पादपों में कितने तत्व पाए गए हैं? 60 तत्व, यानी मृदा में पाए जाने वाले 105 तत्वों में से पादपों में लगभग 60 तत्वों की उपस्थिति देखी गई है। लेकिन ये सभी तत्व पौधों के लिए अनिवार्य नहीं है, ये सारे के सारे पादपों के लिए अनिवार्य नहीं होते। इनमें से केवल 17 तत्व ही अनिवार्य होते हैं। इनमें से केवल कितने तत्व अनिवार्य हैं? 17 तत्व ही पादपों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इन 17 तत्वों को ही क्या कहते हैं? हम अनिवार्य पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? इन 17 तत्वों को ही, यानी वे 17 तत्व जो पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हीं तत्वों को अनिवार्य पोषक तत्व कहा जाता है। तथा शेष जो तत्व बच गए, ये 60 में से 17 चले गए जिनको अनिवार्य कह दिया। अब जो लगभग 43 के करीब जो तत्व बच गए, इन 43 तत्वों को हम क्या कहेंगे? इन तत्वों को अनावश्यक तत्व कहा जाता है। अनावश्यक तत्व कहा जाता है। और कुछ अनावश्यक तत्व, कुछ ये जो अनावश्यक तत्व हैं ये विषैले होते हैं। पौधों के लिए क्या होते हैं? विषैले भी होते हैं। अब इन 17 पोषक तत्वों में से, इन 17 तत्वों में से जो अनिवार्य हैं, इन 17 पोषक तत्वों का निर्धारण कैसे किया जाता है कि भाई ये अनिवार्य है, ये 17 तत्व हैं, ये अनिवार्य हैं। इनके लिए कुछ मापदंड बनाए हैं। पहला मापदंड क्या है कि वे तत्व जो पौधे की सामान्य वृद्धि, वे तत्व अनिवार्य पोषक तत्व, वह तत्व अनिवार्य पोषक तत्व कहलाएगा जो सामान्य वृद्धि, पौधे की सामान्य वृद्धि के लिए, जनन के लिए अनिवार्य है। यानी इनके अभाव में ना तो वृद्धि होगी ना जनन क्रिया होगी, तो उस तत्व को क्या कहा जाएगा? अनिवार्य तत्व कहा जाएगा। दूसरा, पोषक तत्व की अनिवार्यता विशिष्ट होनी चाहिए, यानी पोषक तत्व की अनिवार्यता विशिष्ट यानी यूनिक होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एक तत्व की जो कमी है, उस तत्व की कमी को दूसरा तत्व पूरा ना करे, यानी उस तत्व की कमी को वही तत्व पूरा करे। एक तत्व की कमी को वही तत्व पूरा करे, अर्थात वो विशिष्ट होना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन की कमी है, पौधों में नाइट्रोजन कमी से जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, उस कमी को केवल नाइट्रोजन ही पूरा करे, तो वो तत्व क्या कहलाते हैं? अनिवार्य तत्व कहलाते हैं। अब ये इन तत्वों की कमी से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, वही तत्व उसको पूरा करता है। अब इन अनिवार्य पोषक तत्वों को, इन 17 पोषक तत्वों को, अनिवार्य पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। पहला होता है वृहद पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व, इनको अपन
प्रधान या गुरु पोषक तत्व भी कहते हैं। प्रधान या गुरु पोषक तत्व भी कहते हैं। इनकी मात्रा पौधे में 1 ग्राम वजन के अंदर, पौधे के 1 ग्राम वजन में कितनी होनी चाहिए? 1 से 10 मिलीग्राम। यानी पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में इनका वजन कितना होना चाहिए? 1 से 10 मिलीग्राम होना चाहिए। क्या कहलाते हैं? वृहद पोषक तत्व, प्रधान पोषक तत्व या गुरु पोषक तत्व कहलाते हैं। कहने का मतलब दोबारा से समझना, वे तत्व जिनकी मात्रा पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में, 1 ग्राम शुष्क भार में कितनी होनी चाहिए? मात्रा 1 से 10 मिलीग्राम। यानी कहने का मतलब 1 से 10 मिलीग्राम प्रति ग्राम शुष्क भार में ये होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? वृहद पोषक तत्व कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये 9 हो गए। कितने? 1 2 3 4 5 6 8 और 9। यानी ये 9 तत्व हैं, ये वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और मैग्नीशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये 9 तत्व क्या हैं? वृहद मात्रिक पोषक तत्व हैं। दूसरे आते हैं लघु या इनको सूक्ष्म या इनको गौण पोषक तत्व भी कहते हैं। लघु, सूक्ष्म या गौण पोषक तत्व यानी वे पोषक तत्व जिनकी मात्रा पौधे के प्रति 1 ग्राम शुष्क भार में, प्रति 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से कम होती है। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाएंगे भाई? लघु पोषक तत्व कहलाते हैं। लघु पोषक तत्व कहलाते हैं। 1 से 10 मिलीग्राम होगी वो तो वृहद पोषक तत्व, और 1 से कम, 1 मिलीग्राम से कम जो शुष्क भार, 1 ग्राम शुष्क भार में वजन होगा, वे क्या कहलाएंगे? गौण या लघु पोषक तत्व। इनकी संख्या कितनी है? 8। 17 में से 9 ये हो गए, 8 ही है। कौन कौन से हैं इसके एग्जाम्पल देखो? बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल, फेरस। ये 8 पोषक तत्व हैं जिनको अपन लघु, सूक्ष्म या गौण पोषक तत्व कहते हैं। कई बार देखो पूछ लेता है कि मध्यवर्ती पोषक तत्व किसे कहा जाता है। कई बार पूछ लेता है कि मध्यवर्ती पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, कभी कभी किसको? बोरोन को और फेरस को, बोरोन को और फेरस को मध्यवर्ती पोषक तत्व भी कहते हैं। मध्यवर्ती पोषक तत्व भी कहते हैं। किसको? फेरस और बोरोन को मध्यवर्ती पोषक तत्व कहा जाता है। अब आप बात करें इनमें से, किनमें? वृहद मात्रिक पोषक तत्वों में से। इनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK, यानी ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन तो
CO2 से प्राप्त की जाएगी वायुमंडल से, हाइड्रोजन जल से, और ऑक्सीजन वायुमंडल से प्राप्त कर ली जाती है या जल से प्राप्त कर ली जाती है। तो ये तो हो गए बाहर से प्राप्त किए जाने वाले, ये मृदा से प्राप्त किए जाते हैं। इनमें से NPK को तो हम क्या कहेंगे, NPK को प्राथमिक वृहद पोषक तत्व कहेंगे, प्राथमिक वृहद पोषक तत्व कहेंगे। ये तीन ये हो गए, अब 3 बच गए, ये तो वायुमंडल से हो गए, और ये बच गए सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इनको द्वितीयक वृहद पोषक तत्व कहते हैं, द्वितीयक वृहद पोषक तत्व कहते हैं। हाँ भाई, कुछ उच्च श्रेणी के पौधों में, कुछ उच्च श्रेणी के पौधों में 17 अनिवार्य तत्वों के अलावा कुछ अन्य तत्व भी लाभदायक हैं। कुछ अन्य तत्व भी, इन 17 के अलावा कुछ अन्य तत्व भी लाभदायक हैं। जैसे हम बात करें सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, स्कैंडियम, ये क्या हैं, कुछ उच्च श्रेणी के पौधों में ये तत्व भी लाभदायक होते हैं। इन तत्वों को लाभदायक या फिर कार्यात्मक, लाभदायक या कार्यात्मक पोषक तत्व कहा जाता है, पोषक तत्व कहा जाता है। अगर आपसे पूछे लाभदायक या कार्यात्मक पोषक तत्व कौन से हैं, यानी उच्च श्रेणी के पौधों में कुछ पोषक तत्व क्या होते हैं, इन अनिवार्य 17 पोषक तत्वों के अलावा भी लाभदायक होते हैं, इन्हें लाभदायक या कार्यात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, स्कैंडियम आदि। अब इन अनिवार्य पोषक तत्वों को उनके कार्य के आधार पे जो डिवाइडेशन है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जो नए साथी जुड़े हैं उनसे दोबारा मैं कहना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल बायो हब बाय वीरेंद्र सर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।